नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनमें से एक यानी कि केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 17 और 18 तारीख को इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा 2018 में रेलवे ग्रुप डी के 135 शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग सामान्य शब्दों में बात करें तो जब हमारे कोई भी दो पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसी को हम लोग रासायनिक अपक्रिया के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग लोहे को कहीं भी खुले स्थान में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद में ये जो लोहा होता है इसके ऊपर आपको जंग देखने को मिलेगा। तो लोहे के ऊपर ये जो जंग है वो आपके रासायनिक अपक्रिया के कारण ही लगता है। रासायनिक अपक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य रूप से इन्हें हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। पहली हमारी संयोजन अपक्रिया है जिसे आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी हमारी वियोजन अपक्रिया है जिसे हम लोग अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तीसरी आपकी विस्थापन अपक्रिया है। चौथी हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया है। और फिर हमारा होता है उपचयन और अपचयन जिसे आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार की अपक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए अब हम लोग 17 और 18 तारीख को इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करते हैं पहले डिस्कस। तो देखिए, एक प्रश्न आया था कि आपको रासायनिक अपक्रिया दी गई थी और उसे आपको बैलेंस करना था। तो एक सिंपल सी अपक्रिया थी। एक तरफ आपके पास में फेरस सल्फेट था और ये जब आपका डिकम्पोज होगा तो इसी को आपको बैलेंस करना था। तो सिंपल सा प्रश्न था। देखिए, FeSO4 जब आपका डिकम्पोज होता है तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड ये आपका बनाता है। तो बहुत ही सिंपल सी ये आपकी रिएक्शन थी। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर क्षार अपक्रिया है। ये प्रश्न 17 को भी और 18 को दोनों दिन पूछा गया था। क्लोर क्षार अपक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो जब आपका नमक यानी कि जो साधारण नमक NaCl है ये पानी के साथ में अपक्रिया करता है तो अपक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है और इसी को हम लोग क्लोर क्षार अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारी अपक्रिया है आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस का, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जल विघटन की यह एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रिडॉक्स अपक्रिया है। तो ऐसी अपक्रियाएं थोड़ी सी टफ होती हैं आपके लिए क्योंकि इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए जो आपकी अपक्रियाएं दी गई थी उसमें था कि जब हमारा सिल्वर क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ में अपक्रिया करता है तो ये आपका सिल्वर बनाता है, नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और यहाँ पर बनती है ऑक्सीजन गैस। अब किस आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि यह एक रिडॉक्स अपक्रिया है। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो Ag जो आपका इस साइड में है उसकी जो वैलेंसी है वो +1 है, जबकि अगर आप लोग दूसरे साइड में देखेंगे तो Ag की बैलेंसी यहाँ पर हो जाती है 0, यानी कि इसकी बैलेंसी यहाँ पर कम हो रही है। इसका मतलब है रिडक्शन हो रहा है। वहीं पर अगर आप लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर -2 है जो कि यहाँ पर आकर के 0 हो रही है और आप कह सकते हैं कि ये बैलेंसी आपकी बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो AgCl यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Na2CO3 की बात करते हैं, ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से यहाँ पर काम कर रहा है। थोड़ा सा ये मुश्किल है समझना, लेकिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में इसको बता दूंगा। फिर एक प्रश्न आया था कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराने से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। देखिए, जब क्लोरीन गैस
बुझे हुए चूने के साथ में अपक्रिया करती है तो यहाँ पर आपका बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसके साथ पानी बनता है और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब क्लोरीन गैस बुझे हुए चूने के साथ में अपक्रिया करती है तो क्लोरीन गैस का ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे कारण होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। और अगर आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सेटिस्फाई करता है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हिस्सा ले रहे हैं तो जो आपका उत्पाद बनेगा उस उत्पाद में भी आपको ऑक्सीजन के 2 परमाणु ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपक्रिया में 3 ऑक्सीजन गया था और उत्पाद में आपको 2 ही मिल रहा है। तो इसी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न पूछा गया कि मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाला सफ़ेद रंग का चूर्ण क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सफ़ेद रंग का चूर्ण है इसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। रिएक्शन की बात करें तो जब आपके मैग्नीशियम के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ में अपक्रिया करते हैं तो इनके द्वारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो आप कहेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी आप लोग कहेंगे यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। इसके उलट अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन अगर निकलता है या फिर हाइड्रोजन आपका जुड़ता है तो इसे हम लोग कहते हैं अपचयन। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अपक्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो सिंपल सा वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्लोरीन गैस जब आपके बुझे हुए चूने के साथ अपक्रिया करती है तो यहाँ पर बनता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2H2 + O2 मिल करके बनाते हैं 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पर पानी बना रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार की अपक्रिया है। देखिए, ये सबसे आपकी आसान वाली अपक्रिया होती है। 2 लोग मिल करके यहाँ पर एक हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण आप लोग दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं और ये हमारी होती है संयोजन अपक्रिया। कैसी? इसे हम लोग संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोडियम धातु जब जल के साथ में अपक्रिया करती है तो उस स्थिति में कौन सा उत्पाद बनेगा। तो सोडियम धातु जब आपके जल के साथ अपक्रिया करेगी तो एक तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। ये देख सकते हैं, सोडियम के 2 एटम हैं जो कि आपके जल के 2 अणुओं के साथ में अपक्रिया करते हैं, परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा धातु नाइट्रेट सोडियम ब्रोमाइड विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन से हमारे मेटल का नाइट्रेट है जो कि सोडियम ब्रोमाइड विलयन के साथ अपक्रिया करके सफ़ेद प्रेसिपिटेट का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है। तो ये हो जाएगा AgNO3, यानी कि जो सिल्वर नाइट्रेट है जब ये सोडियम ब्रोमाइड के साथ में अपक्रिया करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप AgBr बनता है, जो कि हमारा एक अवक्षेप है। अवक्षेप का सिंपल सा मतलब है कि ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं और आपका बनता है यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट। ये के हो गया है तो ये आपका हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्वसन का जो केमिकल रिएक्शन है उसे आपको बैलेंस करना था। तो देखिए, श्वसन में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपक्रिया करता है ग्लूकोज के साथ में और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बनता है और यहाँ पर आपकी निकलती है ऊर्जा। आपको ये भी ध्यान रखना है
कि श्वसन आपका एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, क्योंकि इस अपक्रिया के बाद में आपकी हीट जनरेट होती है। तो ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है और इसके साथ साथ ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है इसको आपको बैलेंस करना था। तो सिंपल सा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसके लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और आपका हो गया क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ में जब अपक्रिया करता है तो इससे ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर पानी बाहर निकलती है और आपकी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए समीकरण को संतुलित करिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास में एल्यूमिनियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था। ये दोनों जब आपस में अपक्रिया करते हैं तो बेरियम क्लोराइड बनता है। इसके अलावा AlCl3 बनता है और फिर आपका यहाँ पर बनता है BaSO4। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस रिएक्शन में थोड़ी सी गलती हो गई है, ये आपका BaCl2 नहीं बनेगा। दरअसल ये जब अपक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम आपका चला जाता है क्लोरीन के साथ में और बेरियम आपका चला जाता है यहाँ पर सल्फेट आयन के साथ में। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम क्लोराइड और आपका बेरियम सल्फेट यहाँ पर उत्पाद के रूप में बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर एल्कली अपक्रिया है। तो सिंपल सा प्रश्न है। जब आपका सोडियम क्लोराइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये सारे वह प्रश्न थे जो कि 17 और 18 अगस्त को पूछे गए थे। अब हम लोग यहाँ से 2018 में जो ग्रुप डी के 135 शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो पहला प्रश्न है कि एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यही मैंने आपको ऊपर बताया था। इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत इसे कहा जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सिद्धांत है इसको 1789 में एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर ने दिया था। किसने? एंटोनी लॉरेंट लेवेसियर के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित रासायनिक अपक्रिया निम्न में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी की व्याख्या करती है। तो देखिए, अगर हम लोग किसी रासायनिक अपक्रिया की बात करते हैं तो ये आपके परमाणुओं और अणुओं की संरचना नहीं बताती है। अब एक एक करके देखिए। यह अभिकारकों और उत्पादों के अणुओं को अपक्रिया प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। यह चिन्हों और सूत्रों के माध्यम से अभिकारकों और उत्पादों के बारे में जानकारी देती है, बिल्कुल सही है। यह अभिकारकों और उत्पादों के सापेक्ष द्रव्यमान को दर्शाती है। तो ये तीनों चीज़ें ये व्याख्या करती है। सी वाले की ये व्याख्या नहीं करती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एक अम्ल और क्षार के बीच में अपक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में जब अपक्रिया करेंगे तो इससे बनता है लवण और जल। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ये दोनों जब अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर आपका बनता है सोडियम क्लोराइड और यहाँ से पानी निकलता है बाहर। तो ये आपका सॉल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं। तो देखिए, जब कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो वहाँ पे जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। गैस का उत्सर्जन होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रंग बदल जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऊर्जा यहाँ पर या फिर एनर्जी निकलती है या हीट निकलती है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जिसके अनुसार आप लोग बता सकते हैं कि अपक्रिया हुई है। तो यहाँ पर डी यानी कि ये सारे विकल्प हो जाएंगे करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, ये भी पूछा गया कि 2Mg + O2 ये मिलकर के बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको बताना है ये किस प्रकार की एक अपक्रिया है। तो यहाँ पर 2 लोग मिलकर के एक हो रहे हैं, यानी कि ये संयोजन अपक्रिया है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि कैटालिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट, यानी कि उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं उनका काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। क्या होता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना उनका काम होता है। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक आपके जितनी मात्रा में यूज किए जाते हैं उतनी ही मात्रा में आपको लास्ट में मिल भी जाएंगे। बस इनका काम होता है कि जो अपक्रिया हो रही है इसको ये और ज़्यादा तेज कर दें। अगला प्रश्न है कि उष्मा छिपी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें, तो देखिए दो प्रकार की होती है, एक हमारा एक्सोथर्मिक है, एक एंडोथर्मिक है। उष्मा छिपी अपक्रिया का मतलब है कि इसमें आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है, जबकि अगर हम लोग उष्मा शोषी की बात करते हैं उसका मतलब है कि वो उष्मा को एब्जॉर्ब कर रही है, तो उष्मा निकलती है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करके किस नाम से जाना जाता है? तो पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को आप लोग कहेंगे यहाँ पर उष्मा छिपी अपक्रिया। कौन सी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से इसे जाना जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस जब आपके पानी के साथ में अपक्रिया करेगा तो इस अपक्रिया के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है और इसीलिए इसे हम लोग उष्मा छिपी अपक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि CaCO3 ये आपका टूट करके बनाता है CaO और CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कैसी अपक्रिया है? तो टूटने का मतलब है डिकम्पोजिशन। जिस प्रकार से संयोजन में दो लोग मिलकर के एक होते हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग वियोजन की बात, अपघटन की बात करें या वियोजन की बात करें, इसमें आपका एक टूट करके हो जाता है दो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि Fe+CuSO4 ये आपका बनाता है FeSO4+Cu। उपरोक्त अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो इस प्रकार की अपक्रियाएं भी आप लोग डेली लाइफ में ज़रूर देखते होंगे कि दो लोग कोई साथ में हैं, एक कोई तीसरा बंदा आता है और इसमें से इस वाले बंदे को हटा देता है और फाइनली जा करके ये इससे बना लेता है एक नया कंपाउंड। क्यों होता है ये अपक्रिया? तो देखिए इस अपक्रिया के पीछे का कारण ये होता है कि ये जो तीसरा बंदा आ रहा है वह कहीं ना कहीं इस बंदे से सुपीरियर है। क्या है? सुपीरियर है। वही केस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है इसको हटा देता है आयरन, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और इस कारण से ये आपके SO4 के साथ में FeSO4 बनाता है और कॉपर हो जाता है यहाँ पर अकेला और बैठ करके फिर रोता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? इसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है, तो इससे आपका क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इससे कोई भी अपक्रिया नहीं होगी। रीजन क्या है? देखिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है रिएक्टिविटी टेबल के बारे में। रिएक्टिविटी टेबल में जो भी हमारे एटम ऊपर होते हैं या एलिमेंट ऊपर होते हैं वो आपके पीछे के जितने भी हमारे एटम हैं उनके कंपाउंड में से उन एटम को आपके डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई एलिमेंट है, तो रिएक्टिविटी टेबल में अगर कोई एलिमेंट इससे ज़्यादा रिएक्टिव है और उसका कोई कंपाउंड है तो उसे ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक यही होता है जिंक सल्फेट में। जो आपका जिंक है ये रिएक्टिविटी में कॉपर से पीछे है, यानी कि कॉपर यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है और इसीलिए उल्टा मैंने आपको बता दिया। जिंक सल्फेट और कॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर के अंदर ये दम नहीं है कि वो आपके जिंक सल्फेट से जिंक को हटा सके। तो इसीलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसके उलट अगर आपके पास में कॉपर सल्फेट का विलयन है और आपके पास में जिंक है, इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो जिंक यहाँ पर कॉपर सल्फेट से कॉपर को कर देगा बाहर और ZnSO4 यहाँ पर बना लेगा। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की जो क्रिया है इसे हम लोग क्या कहते हैं?
तो इस क्रिया को कहा जाता है भंजन। क्या कहते हैं? इसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि Pb प्लस CuCl2 ये मिल करके बनाता है PbCl2 प्लस Cu। तो ये आपका कैसा रिएक्शन है? मैंने आपको बता ही दिया, ये हो जाएगा हमारा विस्थापन। क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उस अपक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं? तो ये जो रिएक्शन है इसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन रिएक्शन। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन रिएक्शन। आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास में एक कंपाउंड है जो कि Na और Cl से मिलकर के बना है। यहाँ पर भी एक कंपाउंड है जिसमें आपका Ag और NO3 है। अब इसमें क्या होता है कि जो Na है वो आपके NO3 के साथ में चला जाएगा और जो Ag है वो चला जाता है Cl के साथ में। तो इस प्रकार से AgCl एक नया कंपाउंड बनता है और NaNO3 ये आपका एक नया कंपाउंड बनता है और इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 बार हो रहा है। इसीलिए इसे हम लोग डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि दी गई अपक्रिया में से कौन सी संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है? तो संयोजन का मतलब है जुड़ना, अपघटन का मतलब है टूटना। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? तो सूर्य के अंदर आपको मिलेगा हाइड्रोजन और ये जो आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं वो आपस में अपक्रिया करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हीलियम गैस बनती है और यहाँ पर बहुत ही अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है और इसलिए छोटे छोटे जो आपके नाभिक हैं वो मिलकर के नया बनाते हैं। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन या फिर इसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। वहीं पर आपने परमाणु भट्ठी के बारे में पढ़ा होगा जिसमें हम लोग यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। यहाँ पर जो यूरेनियम का नाभिक है वो आपका टूटता है, इसीलिए परमाणु भट्ठी में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? ध्यान रखिएगा, जो आपका अवक्षेप है यानी कि जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है। किसमें? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है। अपघटन में टूट रहा है, विस्थापन में आपका हटा रहा है, संयोजन में आपका जुड़ रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका अवक्षेप बनता है। उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कि AgNO3 जबकि Cl के साथ में अपक्रिया करता है तो ये बनाता है AgCl और ये आपका बनाता है KNO3, जहाँ पर KNO3 एक एक्वस सोल्यूशन है जबकि AgCl की बात करें तो ये आपका एक प्रेसिपिटेट है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसे आप लोग पानी में घोल नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिकारकों को विभाजित करने के लिए डैश डैश अपक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अभिकारकों को अगर आपको विभाजित करना है तो ये हो जाएगा अपघटन, टूटना। टूटने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश जल मिश्रित हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा एटम रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन के पीछे होगा वो आपके यहाँ पर अपक्रिया नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस एटम का नाम है कॉपर। तो इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग रिएक्टिविटी टेबल देख सकते हैं। पोटेशियम हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आपका सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन और यहाँ पर आता है कॉपर। तो जाहिर सी बात है कॉपर आपके रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन से नीचे है। इसीलिए अगर आपके पास में कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है और इससे रिएक्शन कर रही है कॉपर, तो कॉपर यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई अपक्रिया डैश डैश का एक उदाहरण है। तो देख सकते हैं यहाँ पर BaSO4 के साथ चला गया, Na आपके चला गया है Cl के साथ में। तो ये जो हमारी अपक्रिया है ये आपकी है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? ये हमारी दोहरी विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि जब बिजली पारित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थों में अपघटन किया जाता है तो इससे कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है?
तो इस अपक्रिया को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन। कौन सा? इलेक्ट्रोलिटिक अपघटन। जो मैंने आपको क्लोर क्षार रिएक्शन के बारे में बताया था वो भी आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम लोग सोडियम क्लोराइड का डीकम्पोजिशन करते हैं तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर प्रवाहित होती है, सोडियम मेटल बनता है और क्लोरीन गैस यहाँ पर बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। अच्छा, ऑक्सीकरण की बात हो रही है तो इसे हम लोग कहेंगे दहन। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो भी हमारे फ्यूल वगैरह होते हैं उनको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया है जो कि गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न ये देखिए आ भी चुका है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलती है और एक डैश डैश सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है, तो ये जो पाउडर है ये हो जाएगा सफ़ेद, सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो इस अपक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस बनेगी और लौह क्लोराइड यहाँ पर तैयार होता है। रिएक्टिविटी टेबल अगर आपको याद हो तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है लोहा। इसीलिए जब भी आपका लोहा अपक्रिया करता है हाइड्रोक्लोराइड के साथ में तो ये आपके हाइड्रोजन को अलग कर देता है और क्लोरीन के साथ में बना लेता है एक लौह क्लोराइड। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। नीचे दिए गई अपक्रिया उसके निर्माण को दर्शाती है। इस यौगिक का नाम क्या है? तो आप सभी को पता है कि जो हमारा खाने वाला सोडा होता है उसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब आपस में मिलेंगे तो इससे निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक प्रकाश रासायनिक अपक्रिया नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो कि आपके प्रकाश की उपस्थिति में कंप्लीट होती हैं उन्हें हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो मीथेन का मुक्त मूलक क्लोनीकरण हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोग्राफी हो गई, ये सारी आपके प्रकाश रासायनिक अपक्रिया होती हैं। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो अमोनिया बनता है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश गैस विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में अपक्रिया करता है। तो यहाँ पर जो गैस है वो आपकी हो जाएगी हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी टेबल के बारे में, तो रिएक्टिविटी टेबल में जो हाइड्रोजन है वो आपके जिंक से नीचे होता है। इसीलिए जब जिंक HCl के साथ में अपक्रिया करता है तो ये आपका ZnCl2 बना लेता है और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये निकल जाती है बाहर। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में डैश डैश को अधिक तीव्र अपक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। तो ये जो आपकी अपक्रिया है ध्यान रखिएगा, इसमें मिलाया जाता है क्लोरीन गैस। कैसे होती है अपक्रिया आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास में क्लोरीन गैस है, ये मीथेन है। ये जब क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करती है तो क्लोरोमेथेन बनता है, HCl बाहर होता है। फिर ये जो क्लोरोमेथेन है ये क्लोरीन गैस के साथ अपक्रिया करती है तो डाइक्लोरोमेथेन बनाती है। उसके बाद में ये अपक्रिया करती है फिर क्लोरीन गैस के साथ में तो ट्राइक्लोरोमेथेन बनता है। और फाइनली ये जो ट्राइक्लोरोमेथेन है ये जब आपकी अपक्रिया करती है क्लोरीन के साथ में तो टेट्राक्लोरोमीथेन बनाती है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है बाहर। अगला प्रश्न है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेलियों में ठंडक महसूस होती है, दी गई अपक्रियाओं में ऐसा किस एक के कारण होता है? तो देखिए ये जो आपका है वो होता है किसके कारण? वाष्पन के कारण। किसके कारण? वाष्पन के कारण होता है, क्योंकि जो एसीटोन होता है वो आपके त्वचा से ऊष्मा को अवशोषित करता है और हवा में उड़ जाता है। उस स्थिति में आपके उस पार्टिकुलर एरिया से ऊष्मा लॉस के कारण हमें आपको ठंडक महसूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके शरीर पर कई बार पसीना होता है और आप किसी भी प्रकार की हवा में चले जाएं तो आपको ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है?
क्योंकि वहाँ पर पसीने का हो जाता है वाष्पन। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अपक्रिया डैश डैश का एक उदाहरण है। तो ये जो अपक्रिया है वो भी हमारी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी ऊष्मा बाहर निकल रही है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग जल में डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तो ये आपकी अति ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर हम लोग पानी के साथ में चाहे कोई एसिड मिलाएं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं तो उस स्थिति में बहुत ही बड़ी मात्रा में निकलती है ऊष्मा। तो जल में अगर आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, जो कि एक एसिड है, उसे मिलाएंगे तो इस स्थिति में आपकी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि डैश डैश आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अपक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ये हो जाएगा हमारा एस्टर। क्या है, इसे हम लोग एस्टर कहते हैं। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एथिल एसीटेट का निर्माण हो रहा है। अगला प्रश्न है कि एक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे ये तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है इसे हम लोग कहते हैं एडिटिव रिएक्शन। क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड है ये एक्स वाई के साथ में अपक्रिया करता है और इसको आपस में जोड़ लेता है। तो एडिटिव कहिए, कॉम्बिनेशन कहिए, संयोजन कहिए, सबका मतलब ही होगा यहाँ पर एक ही। अगला प्रश्न है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अपक्रिया करती है तब यहाँ पर क्या होगा। फिर आपके सामने रिएक्टिविटी टेबल का ही ये प्रश्न है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर लेड क्लोराइड का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग रिएक्टिविटी टेबल की बात करते हैं तो उसमें जो आपका लेड है वो आपके टेबल में कॉपर से ऊपर होता है और इसीलिए जब लेड आपके कॉपर क्लोराइड से अपक्रिया करता है तो कॉपर को ये रिप्लेस कर देता है, लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर रह जाता है यहाँ पर अकेला। अगला प्रश्न है कि अवक्षेपण या फिर प्रेसिपिटेशन अपक्रिया डैश डैश उत्पादित करती है। तो अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करते हैं, ये आपका बनाता है आघूलनशील लवण। क्या होता है, जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो उत्पाद बनता है वो आपके पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो अघुलनशील लवण बनाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आप लोग देख सकते हैं लेड नाइट्रेट है जो कि सोडियम आयोडाइड के साथ में अपक्रिया करता है, तो ये बनाएगा PbI2 जो कि एक प्रेसिपिटेट है, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि P4O10 जब ये पानी के साथ में अपक्रिया करता है तो ये बनाता है H3PO4। आपको क्या करना है, इस अपक्रिया को करना है बैलेंस। देखिए, जब भी किसी अपक्रिया को बैलेंस करना हो तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो भी हमारे एटम सबसे ज़्यादा हैं सबसे पहले हम लोग उन्हीं को करेंगे बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन की तो आपको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इधर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको 11 ऑक्सीजन मिलेगा, इस साइड में आपको सिर्फ मिल रहा है 4। तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बैलेंस हो भी नहीं पाएगा क्योंकि इधर 11 है और इधर आपको मिल रहा है 4। अगर इवन में होता तो आप इसे बैलेंस कर सकते थे। तो इसीलिए पहले हम लोग करेंगे अब आपके फास्फोरस को बैलेंस। फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो इधर आपको 4 फास्फोरस दिख रहा होगा, लेकिन इधर सिर्फ आपको 1 फास्फोरस मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे आपका 4 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे इस स्थिति में जो हमारा फास्फोरस है वो बैलेंस हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। इधर अगर आप लोग देखेंगे तो इधर आपको मिलेगा 4 तिया 12 हाइड्रोजन, जबकि इधर आपको सिर्फ मिल रहा है 2 हाइड्रोजन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे ऐड कर देंगे 6। जैसे ही हम लोग जल के अणु को कर देंगे वैसे आप देखेंगे ये जो अपक्रिया है वो बैलेंस हो चुकी है। इधर आपको फास्फोरस 4 मिल रहा है,
इधर भी फास्फोरस 4 है। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर भी आपको 12 मिल रहा होगा। यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, टोटल 16 है। और इस साइड में 4 चौक 16, तो यहाँ पर भी आपको 16 ऑक्सीजन मिलेगा। इस प्रकार से ये अपक्रिया बैलेंस हो चुकी है और यहाँ पर आपको 6 जल के अणुओं की जरूरत पड़ेगी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि इससे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अपक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब अपक्रिया होती है तो इसमें अपचयन कारक का काम करता है CO, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसके कारण ऑक्सीडेशन होता है और जो आपका ऑक्सीडेशन एजेंट होता है उसके कारण रिडक्शन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इसमें अपचयन अभिकारक के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये भी ग्रुप डी का ही प्रश्न है। निम्नलिखित में से आपको सत्य और असत्य कथन चुनना है। पहले में कहा जा रहा है कि निम्न प्रतिवर्ती अपक्रिया का एक उदाहरण है, यानी कि जो हमारा नीचे दिया गया है N2 3H2 मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये बिल्कुल, तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो नीचे आपका रिएक्शन दिया गया है यह एक प्रकाश अपघटन अपक्रिया है। अब इस प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं गलत। उसके पीछे कारण क्या है, आप हो सकता है आसानी के साथ में पहले स्टेटमेंट को पहचान लें कि यह बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम लोग दूसरे स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देंगे तो यह आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, यह आपका एक सिंपल अपघटन रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो कंपाउंड में ब्रेकडाउन होता है वो आपके फोटान के कारण होता है, जबकि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको आप लोग सिंपली गर्म करेंगे तो ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर हो जाएगा इनकरेक्ट। आई होप आप लोग समझे होंगे कि ये जो अपक्रिया है वो सिर्फ अपघटन अपक्रिया है, ये फोटो अपघटन अपक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको फोटान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। ध्यान रखिएगा, ये सारे ग्रुप डी के ही प्रश्न हैं। पहले में कहा जा रहा है कि उत्क्रमणीय अपक्रिया, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है और उसकी गंध और स्वाद बदल जाता है, यानी कि कहा जा रहा है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर कहा जा रहा है कि यदि किसी अपक्रियाशील धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी या उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इससे संक्षारित होना कहा जाता है और इस प्रभाव को कहा जाता है संक्षारण। तो स्टेटमेंट 2 आपसे ये कह रहा है और यहाँ पर आपका केवल स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। कौन सा, केवल 2 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला आपका गलत है, क्योंकि जब आपके वसा और तेल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट से आप लोग रिएक्टेंट की तरफ नहीं आ सकते हैं, जबकि ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अपक्रिया है। अब अगर आपको पता हो कि यहाँ पर कौन सा हमारा आघूलनशील लवण है तो आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आपका बेरियम सल्फेट है वह एक आघूलनशील लवण है, यानी कि यह एक प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है। तो पहले में कहा जा रहा है कि जो हमारा N2+3H2 है ये अमोनिया बनाता है, ये रिवर्सिबल है। दूसरे में कहा जा रहा है कि यह दोहरा विस्थापन अपक्रिया है, जो कि साफ साफ गलत दिख रहा है। तो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। कौन सा, ए वाला सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। सॉरी, इस प्रश्न में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है इंग्लिश वाले में। देखिए, जब हम लोग प्रत्यावर्ती की बात करते हैं तो ये प्रत्यावर्ती है, जबकि आपसे कहा जा रहा है अप्रत्यावर्ती, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल है।
इरिवर्सिबल का मतलब है जो अपक्रिया सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, जबकि ये दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होंगे। ये वाला हमारा सीधे संयोजन रिएक्शन है, यानी कि ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी अप्रत्यावर्ती नहीं प्रत्यावर्ती अपक्रिया है, तो इसीलिए ये वाला भी हो जाएगा गलत, और यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि वह अपक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। तो ये प्रश्न पिछले साल भी आया था 2-3 बार। इसे हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया, या फिर इसे हम लोग क्लोर बेस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपका पानी है वो अपक्रिया करता है NaCl के साथ में। तो इस प्रकार से जो भी हमारे रासायनिक अपक्रिया से जुड़े हुए प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें हम लोग इस साल पीरियोडिक टेबल से और पिछली बार 135 शिफ्ट में जो आपके आवर्त सारणी से प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।